अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम मैकेनिक्स बाय क्यूके गौड़ी इसका लेक्चर नंबर 6 देखेंगे। चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 7 है काइनेमेटिक्स। पहले लेक्चर्स में हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कार्टेशियन कंपोनेंट्स को देखा, रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स को देखा। आज के लेक्चर में हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट्स को ड्राइव करेंगे। ठीक है, अब ये टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट हम क्यों स्टडी करते हैं। हमारे पास पहले कार्टेशियन कंपोनेंट्स थे, हमारे पास रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स भी थे, लेकिन हम टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स को क्यों यूज़ करते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, तो वो पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। ठीक है, फिर बाद में हम इनको ड्राइव करेंगे जैसे हमारी बुक पे सारा लिखा हुआ है। देखें जी कि अगर एक पार्टिकल, ये हमारे पास एक पार्टिकल है, तो पहले यहाँ पे एक प्याला बना लेते हैं। ये प्याला बनाया मैंने, ठीक है। यहाँ से मैंने एक पार्टिकल गिराया तो वो इस तरह मूव करेगा। ठीक है, यहाँ से मैंने एक वो कंचा कह लें या बंटा नहीं होता जो, तो वो यहाँ पे रखा तो वो इस तरह नीचे को आएगा। तो बिल्कुल इसी तरह जब एक पार्टिकल जो है वो इस तरह मूव करेगा, ठीक है, पार्टिकल जो है वो इस तरीके से मूव करेगा। एक पार्टिकल इस तरीके से मूव किया तो कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट, कोई ना कोई इसने डिस्टेंस कवर किया। ठीक हो गया। अब देखें कि अगर इसको मैं एक्सिस में लेके आऊँ तो एक एक्सिस मेरे पास ये वाला आएगा जिसे मैं टी एक्सिस का नाम दे देता हूँ। ठीक है, और एक एक्सिस इसके परपेंडिकुलर आएगा जो कि एन एक्सिस होगा, एन एक्सिस होगा। अगर इस चीज़ को ही मैं सीधा करके लिखूं तो वो इस तरह बनेगा कुछ, ये टी एक्सिस आ गया, ठीक है, ये एन एक्सिस था और ये हमारे पास पार्टिकल मूव कर रहा है, ये हमारे पास पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, अब देखें ये जो पार्टिकल है यहाँ से मूव किया यहाँ तक, अब ये टी की डायरेक्शन में भी है और एन की डायरेक्शन में भी है। ये पार्टिकल टी की डायरेक्शन में भी है और एन की डायरेक्शन में भी है। तो जो टी की डायरेक्शन में जाएगा वो टी यूनिट वेक्टर होगा और जो एन की डायरेक्शन में जाएगा वो एन यूनिट वेक्टर होगा। ठीक हो गया। यूनिट वेक्टर आपको पता है डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। अब देखें वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है। वेलोसिटी वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है। वेलोसिटी हमारे पास डेरिवेटिव होता है डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी के। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लें तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है। अगर हम इसको गौर से देखें तो इस चीज़ में दो चीज़ें छुपी हुई हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव जो कि वेलोसिटी होता है, इसमें दो चीज़ें छुपी हुई है। ये एक वेक्टर है, वेलोसिटी एक वेक्टर है, तो इसमें मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड भी है और इसकी डायरेक्शन भी है, इसकी डायरेक्शन भी होगी। यानी कि वेलोसिटी जो कि डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव है, इसकी मैग्नीट्यूड भी है, इसकी डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, तो डायरेक्शन कौन सी होगी, हमने डेरिवेटिव लिया है, हमने डेरिवेटिव लिया है तो डेरिवेटिव आपको पता है टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो डायरेक्शन इसकी टेंजेंट वाली होगी और टेंजेंट डायरेक्शन को हम टी टी कैप से शो करेंगे। ठीक है, टी यूनिट यूनिट वेक्टर आ गया। और यही टू द पॉइंट सेम डायरेक्शन किसकी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन। टेंजेंट की भी वही डायरेक्शन है, वेलोसिटी की भी वही है। वेलोसिटी ये देखें, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी होगी। वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो वी यूनिट वेक्टर है और वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव है। तो डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव टेंजेंट ही तो होता है, तो यानी कि टेंजेंशियल डायरेक्शन है। ठीक हो गया। अब देखें, अब मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आएगी, जब हमने वेलोसिटी में से मैग्नीट्यूड अलग करेंगे तो ये हमारे पास स्पीड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्पीड। और स्पीड हमारे पास फासले का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, ये हमारे पास डिस्टेंस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्पीड आएगी जिसे हम v से शो करेंगे या v वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ठीक हो गया। तो अब देखें, अब वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियल डायरेक्शन है, टेंजेंट की डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी।
तो हमारी सारी की सारी वेलोसिटी जो होती है वो टेंजेंट की डायरेक्शन में होती है, नॉर्मल की डायरेक्शन में कोई नहीं होती। तो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट आएगा वो सिर्फ टेंजेंशियल कंपोनेंट आएगा, नॉर्मल कंपोनेंट नहीं आएगा। तो इसको थ्योरी में हम लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। तो हम लिखते हैं फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, एक पार्टिकल की वेलोसिटी इज एंटायरली, मुकम्मल तौर पर, along the direction of, along the tangential direction, along the tangential direction to the path, along the tangent to the path, यानी कि जो भी हमारे पास पाथ होता है उसकी टेंजेंट की डायरेक्शन में ही सारी वेलोसिटी होती है, ठीक है। एंड देयरफॉर, और इसीलिए और इसी वजह से, एंड देयरफॉर there it has no component, इसका कोई भी कंपोनेंट नहीं होता, along the normal to the path, normal to the path, ठीक है। अब देखें कि अगर हम वेलोसिटी को लिखना चाहें यहाँ से, तो वेलोसिटी किसके इक्वल आएगी? वेलोसिटी हमारे पास आएगी, वेलोसिटी इक्वल आएगी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ये मैंने लिख ली, ठीक है, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन। क्या लिख दी? मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो टोटल वेलोसिटी हमारे पास आएगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू, हमारे पास आया वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी की ये जो डायरेक्शन थी, तो डायरेक्शन यहाँ पे क्या आएगी? ये तो हमारे पास v आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी, और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास t यूनिट वेक्टर बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन वही है जो कि टेंजेंट की डायरेक्शन है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा t यूनिट वेक्टर, और प्लस नॉर्मल की डायरेक्शन को अगर हम डिस्कस करें तो देयरफॉर इट हैज़ नो कंपोनेंट अलोंग द नॉर्मल, नॉर्मल की डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होगा, तो ये जीरो होगा, तो जीरो और साथ हम नॉर्मल कंपोनेंट लगा देंगे। नॉर्मल की डायरेक्शन में वेलोसिटी कुछ भी नहीं होगी, तो यहाँ से आ जाएगा v इज इक्वल टू, ये हमारे पास ds/dt भी आप इसको लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा t यूनिट वेक्टर और प्लस 0 यूनिट वेक्टर, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम आगे लिखते हैं, ये सारी चीज़ अपना मूव कर देता हूँ, ये सारी चीज़ समझाने के लिए थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि VT और VN, VT हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का टेंजेंशियल कंपोनेंट, और ये हमारे पास किसके इक्वल आया? v के इक्वल आया, जो कि ds/dt है, तो ये हमारे पास v के इक्वल आएगा जो कि ds/dt होगा, ठीक है ना, सही है। अब vn की बात करें तो ये हमारे पास नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा जो कि 0 है, ठीक है। तो ये हमारे पास वेलोसिटी का बस इतना ही सॉल्व हो गया। वेलोसिटी का टेंजेंशियल कंपोनेंट v होता है जो कि ds/dt है, और नॉर्मल कंपोनेंट 0 होता है। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, तो यहाँ पे हम हेडिंग लगा लेते हैं फॉर एक्सेलरेशन, फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपको पता है कि ये वेलोसिटी का डेरिवेटिव होता है, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर, चलें जी, वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी को हमने डिस्कस किया, वेलोसिटी किसके इक्वल थी? वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड v और साथ इसकी डायरेक्शन t यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, आगे ही मैं सोल्व कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास जगह कम होती है, तो मैं लिखता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t वी गेट, t के रिस्पेक्ट हमने इसको डिफरेंशिएट किया दोनों तरफ, तो ये एक्सेलरेशन बन जाएगा। एक्सेलरेशन आएगा v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t के, ठीक है, और v की वैल्यू क्या है? vt, तो v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी
v मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय इसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो ये दो फंक्शंस हैं, एक v और एक t यूनिट वेक्टर। तो इन दोनों का हम डेरिवेटिव लेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज़ प्लस पहला एज इट इज़ और दूसरे का डेरिवेटिव। ठीक है, ये देखें। अब टेंजेंट का अगर हम डेरिवेटिव लें, ठीक है, तो आप देखेंगे अगर हमारे पास एक टेंजेंट है ना, तो इसके पैरेलल इसके परपेंडिकुलर हमारे पास नॉर्मल वेक्टर होता है। ठीक है, तो अगर हम टेंजेंट का डेरिवेटिव लें तो वो हमारे पास नॉर्मल कंपोनेंट आता है। ठीक है, तो अभी डिस्कस करते हैं। ये भी एक हमारे पास वेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारे पास आएगा डी वी ओवर डी टी, और ये आ गया टेंजेंट की डायरेक्शन और प्लस वी। अब ये चीज़ क्या है, ये एक वेक्टर है। ये क्या है, एक वेक्टर है। तो एक वेक्टर है तो वेक्टर किसके बराबर होता है, इसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और इसकी डायरेक्शन भी होती है, इसकी डायरेक्शन भी होती है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसकी मैग्नीट्यूड आएगी डी टी ओवर डी टी। ठीक है, डी टी यूनिट वेक्टर ओवर डी टी, ये इसकी मैग्नीट्यूड आ गई, मैग्नीट्यूड की अलामत ये वाली। और डायरेक्शन की बात करें तो इसकी डायरेक्शन को हम इस तरह लिखेंगे, यानी कि इसके ऊपर एक और बड़ा यूनिट वेक्टर, यानी कि इस चीज़ की डायरेक्शन। ठीक है, तो v वैसे का वैसे ही ये वेक्टर है, तो इसको मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन में मैं तोड़ के लिखूंगा, तो ये मेरे पास आ गई मैग्नीट्यूड। ठीक है, और डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन क्या है कि हमने टेंजेंट का डेरिवेटिव ले लिया, वो डायरेक्शन। हमने टेंजेंट का डेरिवेटिव ले लिया, वो डायरेक्शन। अगर एक पॉइंट का डेरिवेटिव लेना चाहें तो ये टेंजेंट आ गया इस पर, अगर इसका डेरिवेटिव लेना चाहें तो ये आ जाता है, यानी कि ये परपेंडिकुलर आ जाता है। अगर ये टेंजेंट है तो ये नॉर्मल होगा, तो यानी कि ये जो हमारे पास डायरेक्शन आएगी ये नॉर्मल डायरेक्शन आएगी। ठीक है, बाद में हम डिस्कस भी करेंगे कि टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, अभी हम ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब इसका हम थोड़ा सा हवाला मज़ीद दे देते हैं। तो अगर आप देखें तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया डी वी ओवर डी टी, और टी की डायरेक्शन में, और प्लस डी टी ओवर डी टी इसकी मैग्नीट्यूड, और साथ एन यूनिट वेक्टर। अगर आप देखें यहाँ पे देखें तो टी के साथ जो भी था वो टेंजेंशियल कंपोनेंट था, एन के साथ जो भी था वो नॉर्मल कंपोनेंट था। इसी तरह ये टी के साथ जो भी है ये हमारे पास ए का टेंजेंशियल कंपोनेंट आ जाएगा, और वी एन के साथ जो भी है ये हमारे पास नॉर्मल कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये जो भी हमारे पास नॉर्मल कंपोनेंट है ये डी टी बाई डी टी की, यानी कि डी टी यूनिट वेक्टर ओवर डी टी की मैग्नीट्यूड है। तो पहले मैं इसकी वैल्यू फाइंड करूंगा, वैल्यू फाइंड करने के बाद मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा। इस इक्वेशन में पुट करने के बाद इस चीज़ को मैं कह दूंगा ये नॉर्मल कंपोनेंट है और ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है। सिंपल वर्डिंग में आपको बताया, ये हमारे पास टेंजेंशियल कंपोनेंट आ गया, ये नॉर्मल कंपोनेंट आ गया। लेकिन हम सिर्फ इसकी वैल्यू देखेंगे, इसकी वैल्यू क्या निकलती है, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और यही नॉर्मल कंपोनेंट है। ठीक है ना, यानी कि बस इसकी वैल्यू अब मैं फाइंड करूँगा और यहाँ पे पुट कर दूंगा। अब देखें, अब ये मैंने लिख तो लिया कि इसकी डायरेक्शन ये है। अब मैं शो करवाना चाहता हूँ ये आपस में परपेंडिकुलर है, आपस में परपेंडिकुलर है। तो एज हम जानते हैं कि टी जो है इज़ आ यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर है, एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो आपको पता है यूनिट वेक्टर है, तो अगर हम एक यूनिट वेक्टर की उस यूनिट वेक्टर के साथ ही डॉट प्रोडक्ट लें तो ये 1 के इक्वल आती है। ठीक है ना, क्योंकि कोस 0 हमारे पास 1 होता है। अगर एक ये डायरेक्शन है दूसरी भी ये है, इनके दरमियान एंगल 0 है, तो इनकी मैग्नीट्यूड 1 है। यानी कि अगर इसका फार्मूला ओपन करें तो टी मैग्नीट्यूड, टी की मैग्नीट्यूड और कोस ऑफ 0 आ जाएगा। ये यूनिट वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड 1, इसकी मैग्नीट्यूड 1, कोस 0 1, तो बराबर आ जाएगा 1 के पास। ठीक है, तो ये अब देखें अगर मैं दोनों तरफ इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं, ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं तो ये आ जाएगा डी बाई डी टी, और टी यूनिट वेक्टर डॉट टी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं। दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज़, प्लस पहला एज इट इज़ दूसरे का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, और इज इक्वल टू 0 आ जाएगा।
अब ये चीज़ें सेम है, तो ये मिलके आपस में प्लस होके 2 बन जाएंगे, 2t डॉट डी टी ओवर डी टी यूनिट वैक्टर ओवर डी टी इज इक्वल टू 0। तो ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बाकी हमारे पास बचेगा t यूनिट वैक्टर डॉट डी टी यूनिट वैक्टर डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल टू 0। अब ये चीज़ क्या थी, ये चीज़ हमारे पास नॉर्मल कंपोनेंट, ठीक है, यानी कि इस चीज़ का डेरिवेटिव टी वाले का डेरिवेटिव जो होता है वो नॉर्मल होता है, ठीक है। तो टी यूनिट वेक्टर डॉट नॉर्मल जो है ये आपस में डॉट प्रोडक्ट में है, क्या है, डॉट प्रोडक्ट में है। इसका मतलब है कि टी जो है ये परपेंडिकुलर होगा डी टी यूनिट वेक्टर ओवर डी टी, ठीक है, यानी कि ये दोनों चीज़ें आपस में परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है ना, ऑर्थोगोनल होंगी एक दूसरे के, यानी कि टी जो है वो एन के ऑर्थोगोनल होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये हमने शो करवा दिया। अब देखिए नेक्स्ट, अब ए का टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट आ गया है, बस हमने क्या करना है, डी टी ओवर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इस मैग्नीट्यूड की, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड करते हैं, उम्मीद है कि आपने इन चीज़ों को नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब इनकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए देखें, यानी कि अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए, इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए, इसकी मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो जिस तरह आपको पता है कि हम छोटी क्लास में पढ़ के आए थे, पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एक्स और लिमिट पार्शियल एक्स अप्रोच करता था 0 को, तो ये किसके इक्वल होता था, डी वाई ओवर डी एक्स की हो जाता था, डेरिवेटिव हो जाता था, ठीक है। तो इसी तरह बिल्कुल अगर ये डी में लिखा हुआ है तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट पार्शियल टी अप्रोच ही करेगा 0 को, और मैग्नीट्यूड आ जाएगी, ये पार्शियल ये डी है तो यहाँ पे पार्शियल वाई पार्शियल टी यूनिट वेक्टर और डिवाइडेड बाय पार्शियल टी आ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब मुझे इस चीज़ की मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करूँगा एक डायग्राम की मदद से। तो डायग्राम बना लेते हैं, तो ये देखें यहाँ पे डायग्राम बनेगी, इसको ई का नाम देंगे, इसको एफ का नाम और इसको जी का नाम, ठीक हो गया, ई एफ और जी। तो यहाँ पे जो एंगल होगा इसको हम पार्शियल साई का नाम देंगे, पार्शियल मीन बहुत छोटा। ये डायरेक्शन जो है ये मैं कहता हूँ ये टी है, यूनिट ये यूनिट टेंजेंट है, ठीक है। और ये हमारे पास ये आर्क लेंथ होगी, ये हमारे पास एक आर्क लेंथ है, ठीक है, आर्क लेंथ ये वाली, ठीक है। ये हमारे पास टी की डायरेक्शन है, ये हमारे पास इतना रोटेट किया है, तो ये हमारे पास आ जाएगा पार्शियल टी। और अगर हम रिजल्टेंट वाला लगाएं, यानी कि ये वेक्टर, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा इस डायरेक्शन में, और ये प्लस ये होगा, यानी कि ये वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर होगा, तो ये हमारे पास ये आ गया। और ये हमारे पास ये एफ से लेके जी तक ये आर्क लेंथ आ गई, ठीक है, ये आर्क लेंथ है। अब देखें, अब इन चीज़ों को इन्वॉल्व करने के लिए यहाँ पे मैं चेन रूल का यूज़ करूँगा। चेन रूल को देखिएगा, ये पार्शियल टी डिवाइडेड बाय पार्शियल टी है ना, तो इसको यहीं पे रहने देता हूँ, मैं पार्शियल साई ले आता हूँ, पार्शियल साई डॉट पार्शियल साई डिवाइडेड बाय पार्शियल एस मल्टीप्लाई बाय पार्शियल एस डिवाइडेड बाय पार्शियल टी। तो ये मैंने डायरेक्ट ही अपना चेन रूल लगा दिया, ठीक है, पार्शियल आई अप्रोचेस टू 0 और पार्शियल एस अप्रोचेस टू 0, ठीक है। और जिस तरह बच्चों को सिखाया जाता है, ये देखें ये चीज़ इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, बाकी ये चीज़ बचेगी, ठीक है। तो यही ये लिखी हुई है, तो ये हमने लगा दिया। अब नेक्स्ट देखें, अब नेक्स्ट देखिएगा यहाँ से, वेयर पार्शियल साई इज द एंगल, ये पार्शियल साई हमारे पास एंगल है टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसको, वेयर पार्शियल साई इज द एंगल थ्रू विच द यूनिट टेंजेंट क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक,
ठीक है, यूनिट टेंजेंट टर्न्स इन टाइम पार्शियल टी। ठीक है, तो देखें कि ये पार्शियल साई एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक, कि ये वाली जो चीज़ है ये यहाँ से लेके यहाँ तक घूमी है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमने लिख लिया। अब नाउ द लेंथ ऑफ द आर्क डिस्क्राइब्ड बाय the point F in going to G। Now the length of the arc described by the point F in going to G। आर्क लेंथ हमारे पास क्या है, F से लेके G तक, एफ जी। ठीक है, तो यहाँ पे हम आर्क लेंथ निकाल लेते हैं। तो एफ जी जो आर्क लेंथ आएगी वो किसके इक्वल होगी, तो हमने छोटी क्लासेस में फार्मूला पढ़ा L इज़ इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, ये राफा मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। L इज़ इक्वल टू आर थीटा। L हमारे पास आर्क लेंथ होती है, R हमारे पास रेडियस होता है, यानी कि ये वाली चीज़ होती है R, और थीटा हमारे पास एंगल होता है। थीटा हमारे पास एंगल होता है। तो L को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास L हमारी आर्क लेंथ है F से G तक, और R की बात करें तो R हमारे पास ये है यहाँ से लेके इतना, तो इसकी मैग्नीट्यूड आएगी, और थीटा हमारे पास ये वाला है पार्शियल साई। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें तो एफ जी किसके इक्वल आएगा, ये हमने कहा यूनिट टेंजेंशियल, यूनिट टेंजेंट। ठीक है, यूनिट टेंजेंट है तो इसका मतलब इसकी मैग्नीट्यूड आएगी 1, और साथ एंगल पार्शियल साई है, तो ये हमारे पास पार्शियल साई आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास आर्क लेंथ आ गई। एंड और साथ ही हम लिख लेते हैं एंड कोड क्या है, एफ से लेके जी तक, ये वाली यानी कि जो पार्शियल टी यूनिट वेक्टर लिखा है ना ये वाली। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ कोड की जो मैग्नीट्यूड होगी वो होगी एफ जी की मैग्नीट्यूड, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ कोड एफ जी कोड की जो मैग्नीट्यूड होगी वो इक्वल होगी पार्शियल टी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक हो गया। अब देखें कि जितना ये जितना पार्शियल एंगल जो है छोटा होता जाएगा, ये एंगल जितना छोटा होता जाएगा ये चीज़ भी उतनी ही छोटी होती जाएगी, यानी कि जी जो है वो एफ की जगह पे, एफ जी की जगह पे ये छोटा छोटा होता जाएगा, ये भी छोटा छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा ये आपस में मिल जाएंगे, यानी कि ये भी अप्रोक्सीमेटली आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो वो चीज़ हम आगे लिखते हैं, अगर नीचे जगह है तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि लिमिट पार्शियल साई जो है जब अप्रोच करेगा ज़ीरो को, तो उस वक़्त ये पार्शियल टी और डिवाइडेड बाय पार्शियल साई ये भी ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगा। ठीक है ना, ये पार्शियल साई लिखा हुआ है। जब पार्शियल साई ज़ीरो को अप्रोच करेगा, जब ये वाली चीज़ ज़ीरो को अप्रोच करेगी, तो उस वक़्त पार्शियल टी यानी कि ये वाली चीज़ जो है इस वाली चीज़ के इक्वल हो जाएगी, और आपस में कैंसिल होकर हमारे पास आंसर जो है वो 1 आ जाएगा। ठीक है, अप्रोच बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी, और जब छोटी हो जाएगी तो उस वक़्त हम कैंसिल करके, या उस वक़्त इसका आंसर 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, या आप इस तरह कह लें कि इसमें चेंज विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल थीटा के इतना कम एक जैसा ही आने की कोशिश करेगा, और एट द एंड हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट हम यहाँ इसको रेज करके डिस्कस करते हैं। अब ये देखें कि यहाँ से पार्शियल साइज अप्रोचेस टू 0, पार्शियल टी यूनिट वेक्टर और पार्शियल साइज इक्वल टू 1 आ गया। तो यही चीज़ ये लिखी हुई है, यानी कि यहाँ पे जब हम पुट करेंगे, यानी कि ये वैल्यू जब हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो 2 में पुट करने से ये चीज़ बनेगी हमारे पास लिमिट पार्शियल टी अप्रोचेस टू 0, और ये वाली चीज़ ख़त्म हो जाएगी पार्शियल साइज वाली, और पार्शियल एस अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पे हमारे पास ये वाली चीज़, इस पर लिमिट 0 वाली अप्लाई हुई, लिमिट भी ख़त्म हो गई, और साथ ये वाली चीज़ की जगह 1 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय ये बाकी दोनों चीज़ वैसे की वैसे, पार्शियल साइड डिवाइडेड बाय पार्शियल एस, और मल्टीप्लाई बाय पार्शियल एस डिवाइडेड बाय पार्शियल टी। ठीक है, अब देखें यहाँ से,
तो अब यहाँ पे दोनों पे अलग-अलग लिमिट अप्लाई करके हम इसको डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा डी साई ओवर डी एस और मल्टीप्लाई बाय डी एस बाय डी टी आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास डी फाई ओवर डी एस है ये कर्वेचर के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? कर्वेचर। ये कैलकुलस 3 में आप पढ़ के आए। और कर्वेचर हमारे पास 1 ओवर रो के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ किसके इक्वल थी? मैग्नीट्यूड के इक्वल थी। तो डी टी की मैग्नीट्यूड ओवर डी टी यूनिट वेक्टर ओवर डी टी, इसकी मैग्नीट्यूड इक्वल आ गई। इसकी जगह पे कर्वेचर आ गया और डी एस बाई डी टी वी के इक्वल होता है। तो ये कर्वेचर आ गया और साथ आ गया वी। तो हम इसको वी और साथ के भी लिख सकते हैं और वी के की जगह पे 1 ओवर रो आ जाएगा। तो 1 ओवर रो आ गया और साथ वी है तो ये एट द एंड हमारे पास वी ओवर रो आ जाएगा। तो डी टी यूनिट वेक्टर ओवर डी टी की जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल आ गई वी ओवर रो। अब मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट यहाँ पे आ गया है, बस हमने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी थी। तो ये मैग्नीट्यूड हमने फाइंड कर ली है। अब ये हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे पुट इन 1। यहाँ पे जब हम पुट करेंगे, ठीक है, जब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू डी वी ओवर डी टी और साथ टेंजेंशियल डायरेक्शन प्लस वी मल्टीप्लाई बाय, इसकी जगह आएगा यानी मैग्नीट्यूड की जगह वी ओवर रो, तो वी ओवर रो और साथ नॉर्मल कंपोनेंट। तो ये चीज़ इक्वल आएगी डी वी ओवर डी टी और टी यूनिट वेक्टर और प्लस ये वी स्क्वायर हो जाएगा वी स्क्वायर ओवर रो और साथ हमारे पास नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास टेंजेंशियल कंपोनेंट आ गया, ये नॉर्मल कंपोनेंट आ गया। अब रो की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो रो की वैल्यू हमारे पास होती है, वेयर रो की जो वैल्यू होगी वो होती है 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इसका स्क्वायर होल की पावर 3/2 और डिवाइडेड बाय डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स की। ठीक है, तो ये हमारे पास रो की वैल्यू होती है। और नेक्स्ट यहाँ से ये हमारे पास एक्सीलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट आ गया और ये नॉर्मल कंपोनेंट। तो हम लिखेंगे ए टी इज इक्वल टू टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट आएगा हमारे पास डी वी ओवर डी टी और इसी तरह ये एक्सीलरेशन का नॉर्मल कंपोनेंट होगा तो ये आएगा ए एन इज इक्वल टू नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन का नॉर्मल कंपोनेंट इक्वल आया था वी स्क्वायर ओवर रो, तो ये आ गया वी स्क्वायर ओवर रो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर की समझ आई होगी। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।